जय हिंद एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम 9th क्लास के सिविक्स बुक के सेकंड चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य। इन दिस बुक वी शैल स्टडी द एग्जैक्ट प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। जैसा कि हमने इस किताब में विभिन्न विषयों पर संविधान के बारे में अध्ययन किया, साथ ही साथ एट दिस स्टेज लेट अस begin by understanding overall philosophy of what our constitution is all about। अब हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे संविधान के पीछे का फिलॉसफी क्या है, उसका दर्शन क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। वी कैन डू दिस इन टू वेज, और इस बात को हम दो अलग अलग तरीक़ों से जान सकते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड इट by reading the views of some of our major leaders on our constitution। इस बात को कि हमारे संविधान के पीछे का दर्शन उद्देश्य क्या है, अपने नेताओं के जो स्टेटमेंट्स हैं संविधान के बारे में, उसे पढ़कर विचार करके हम इस बात को समझ सकते हैं कि आखिर हमारे संविधान के पीछे का दर्शन क्या है, उसकी फ़िलॉसफी क्या है, उसके पीछे का पर्पज़ क्या है। We can understand by reading the views of some of major leaders on our constitution, but it is equally important to read what the constitution say about its own philosophy। और हमारा संविधान खुद अपने फिलॉसफी के बारे में, अपने पर्पस के बारे में, अपने वर्क के बारे में क्या बात बताता है, उसे भी पढ़कर जानना बहुत ज़रूरी है। That is what the preamble to the constitution does। और यही जो हमारे संविधान का प्रस्तावना है, उसका काम ही होता है कि वो संविधान के फिलॉसफी को बताए, संविधान के वर्क को बताए, संविधान के विशेषता को दर्शाए। ये कौन बताता है? तो ये जो प्रियम्बल होता है, जिसे हम हिंदी में प्रस्तावना कहते हैं। अक्सर हमने देखा होगा कि जब हम किसी बुक को पढ़ते हैं तो उस बुक के शुरुआती दौर में हमें प्रस्तावना देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। उस पर हम कुछ इम्पॉर्टेंट जो उसमें टॉपिक होता है, कुल मिला के जो फंडामेंटल यूनिट होता है, जो उसके मुख्य उद्देश्य होते हैं, इस बात की जानकारी तो प्रियम्बल पढ़ के हमें पता चल जाता है। लेट अस टर्न टू दिस वन बाय वन। आओ हम अपने संविधान के इस उद्देश्य को, संविधान के पीछे के फिलॉसफी को एक एक करके पढ़ते हैं। द ड्रीम एंड द प्रॉमिस, यानी कि संविधान के सपने और वायदे क्या हैं। सम ऑफ यू मे हैव नोटिस्ड a name missing from the sketches of the makers of the constitution। यानी कि हमने इस पूरे चैप्टर को पढ़ा, लेकिन इसमें हमने एक महत्वपूर्ण नाम को सूची में नहीं पाया, जो कि इस सूची में नहीं है। इस संविधान के बनाने वाले जो संविधान सभा था, उसमें एक नाम उपस्थित नहीं है, और वो क्या है? तो हमने जो कुछ भी इस भारतीय निर्माताओं की सूची में पढ़ा, जाना, समझा, तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण नेम है, इसके बारे में हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो उनमें एक नाम नहीं है, और वो कौन सा नाम है? तो वो नाम है महात्मा गांधी का। ही वॉज नॉट ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। येट देयर वर मैनी मेंबर्स हु फॉलोड हिज विजन। लेकिन संविधान सभा में उपस्थित बहुत सारे ऐसे सदस्य थे जो कि गांधी जी की नीतियों को मानते थे। Years ago, writing in his magazine Young India in 1931, he had spelled out what he wanted the constitution to do। और उन्होंने 1931 में अपनी पत्रिका यंग इंडिया में संविधान से अपनी अपेक्षा के बारे में प्रस्तुत करते हैं। वो 1931 में जो यंग इंडिया मैगजीन लिखते हैं, उसमें बताते हैं कि वास्तव रूप में वो कैसा संविधान चाहते थे। ठीक है, वो उसमें जिक्र करते हैं। अब देखो इनका पर्पज़ क्या है, इनका क्या उद्देश्य था। आई शैल स्ट्राइव फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशन विच विल रिलीज इंडिया फ्रॉम ऑल थ्रेल्डom एंड पैट्रोनेज। आई शैल वर्क फॉर एन इंडिया इन विच द पुअरेस्ट शैल फील दैट इट इज़ दियर कंट्री इन हुज मेकिंग दे हैव एन इफेक्टिव वॉइस, एंड इंडिया इन विच देयर शैल बी नो हाई क्लास, no low class of people, and India in which all communities shall live in perfect harmony। There can be no room in such
एन इंडिया फॉर द कोर्स ऑफ अनटचेबिलिटी और द कर्ज of the intoxicating drinks and drugs, women will enjoy the same rights as men. I shall be satisfied with nothing else. गांधी जी कहते हैं कि मैं भारत के लिए एक ऐसा संविधान का निर्माण कराना चाहता हूँ जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। मैं एक ऐसे भारत के लिए और भारत को बनाने का प्रयास करता हूँ जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने और उसे लगे कि देश को बनाने में उसकी भी महत्वपूर्ण भागीदारी है। मैं एक ऐसे भारत देश की कामना करता हूँ जिसमें लोगों का उच्च वर्ग और निम्न वर्ग ना रहे, यहाँ सभी लोग एक समान रहें। मैं एक ऐसे भारत का सपना देख रहा हूँ जिसमें सभी समुदाय के लोग पूरे तरीके से मेल जोल करके रहें। मैं एक ऐसे भारत की कल्पना करता हूँ जहाँ छुआछूत या शराब और अन्य नशीली चीज़ों के लिए कोई जगह ना हो, औरतों को भी मर्दों जैसा ही अधिकार हो। मैं इससे कम पर संतुष्ट नहीं होऊंगा, ऐसा महात्मा गांधी कहते हैं। वो कहते हैं कि जिस प्रकार से मैं जिस देश और समाज का गठन करना चाहता हूँ, यहाँ सभी लोगों को समानता का अधिकार मिले। यहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जिसे हम गरीब और अमीर समझें, गरीब के साथ साथ अमीर, और ये दोनों ही लोग इस देश को अपना माने। यहाँ पे किसी के प्रति कोई विशेषाधिकार ना हो। मैं एक ऐसे भारत देश की कल्पना करता हूँ जहाँ पे कोई उच्च और नीच लोग ना हो। मैं एक ऐसे देश की कामना करता हूँ जहाँ हर एक समुदाय धर्म के लोग एक साथ भाईचारे की नीति से रहें, और यहाँ पे कोई भी ऐसा जगह ना हो जहाँ पे भेदभाव चले, जहाँ पे उन नशीले पदार्थ का सेवन हो। यहाँ पे पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी बराबर का अधिकार मिले, और अगर हमारे देश में ऐसा नहीं होता है तो मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ, ऐसा महात्मा गांधी कहते हैं। द ड्रीम ऑफ एन इंडिया दैट हैज़ eliminated inequality was shared by Dr. Ambedkar, who played a key role in the making of the constitution, but he had a different understanding of how inequalities could be removed. अब यहाँ पे भेदभाव और गैर बराबरी मुक्त भारत का सपना तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी देखते थे। उनके मन में भी था कि वो एक ऐसे देश का निर्माण करे जहाँ पे समानता का अधिकार सबको वास्तविक रूप में मिल पाए, जिन्होंने संविधान निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाया था। असमानता कैसे दूर की जा सकती है, इसके बारे में उनके विचार दूसरों से बिल्कुल ही अलग थे। वे अक्सर गांधी और उनके नज़रिए की आलोचना करते थे, क्रिटिसाइज़ करते थे, उन्हें उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते थे, और उनके नज़रिए उनके नज़रिए में जो जैसा देश वो बनाना चाहते थे, वो विचार महात्मा गांधी से हटकर था। He often bitterly criticized Mahatma Gandhi and his vision. In his conclusion speech to the Constituent Assembly, he stated his anxiety very clearly. और संविधान सभा में जो दिए गए उनके अंतिम भाषण हैं, उन्होंने अपनी चिंता को बहुत ही स्पष्टता से वहाँ पर दर्शाया है। वो क्या कहते हैं कि ऑन द 26 of January 1950 we are going to enter a life of contradictions. In politics we will have equality, and in social and economic life we will have inequality. In politics we will be recognizing the principle of man, one vote, and one vote, one value. In our social and economic life, we shall, by reason of our social and economic structure, continue to deny the principle of one man, one value. How long shall we continue to live this life of contradictions? How long shall we continue to deny equality in our social and economic life? If we continue to deny, for long, we will do so only by putting our political democracy in peril. अब देखो कितनी अच्छी बात वो कहते हैं। वो कहते हैं कि हम 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। एक ऐसा जीवन जहाँ पर हम एक दूसरे से
विरोध वाली जो ये सिस्टम है इसको मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। राजनीति के मामले में हमारे यहाँ समानता होगी, पर आर्थिक और सामाजिक जीवन असमानताओं से भरा होगा, ऐसा भीमराव अंबेडकर का मानना है। कि हम ये जो विरोधाभासा जीवन में जो प्रवेश कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें राजनैतिक रूप से कहीं ना कहीं समानता तो मिलता है, लेकिन आर्थिक और सामाजिक जीवन हमारा असमानताओं से भरा रहेगा। वो कहते हैं कि राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट और हर वोट का एक समान महत्व के सिद्धांत को मानेंगे। अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण ही एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को नकारना भी जारी रखेंगे। कितनी अच्छी वो बात कहते हैं। हम इस विरोधाभासपूर्ण जीवन के कितने लंबे समय तक जीते रहेंगे। हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में कब तक समानता को नकारते रहेंगे। अगर यह नकारना ज़्यादा लंबे समय तक चलता रहा तो हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को ही संकट में डाल देंगे। उनका मानना अच्छा है। क्या कहते हैं कि इन पॉलिटिक्स वी हैव इक्वलिटी एंड इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी विल हैव नो इक्वलिटी। In politics, we will be recognizing the principle of one man, one vote, and one vote has one value. But in our social and economic life, we shall, by reason of our social and economic structure, continue to deny the principle of one man. ठीक है, तो यहाँ पे राजनीतिक स्तर से तो देखने को मिल रहा है इनके विचार में, लेकिन सामाजिक और आर्थिक रूप से आज भी हम अलग अलग प्रकार की समस्याओं को झेलेंगे, ऐसा वो कहते हैं। लेकिन जब तक हम इस राजनीतिक के साथ साथ अगर हम आर्थिक और सामाजिक स्तर तक भी अपने आप को समानता का अधिकार दिला देते हैं, समाज में किसी जात पात के अनुसार काम नहीं करते हैं, आर्थिक स्थिति सबकी सही करने का प्रयास करते हैं, तो कुल मिला के इस व्यवस्था से हम अपने लोकतंत्र को सही तरीके से रख सकते हैं। फाइनली लेट अस टर्न टू जवाहरलाल नेहरू गिविंग हिज फेमस स्पीच टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट ऑन 15 अगस्त 1947। अब आखिर में हम 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि के समय संविधान सभा में जो स्पीच जो कह सकते हैं कि भाषण पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया है वो क्या था। तो लॉन्ग ईयर्स एगो वी मेड अ टायरस विद डेस्टिनी एंड नाउ द टाइम कम्स व्हेन वी शैल redeem our place, not wholly or in full measure but very substantially। उनका मानना है कि वर्षों पहले हमने अपनी नियति के साथ साक्षात्कार किया था और अब वक्त आ गया है कि हम अपने वायदों पर भी अमल रहें पूरे अच्छे तरीके से, नहीं तो काफ़ी हद तक हम उस पर खड़े उतरे जैसा कि हमने वादा किया था। इसके साथ साथ और भी वो क्या कहते हैं कि घड़ियां जब तक ठीक मध्य रात्रि का घंटा बजाएंगी, जब मध्य रात्रि का समय होगा और जब सारी दुनिया सोती रहेगी, तब भारत के नए जीवन का शुरुआत होगा, वो आज़ाद होगा। इतिहास में कभी कभार ही सही पर एक ऐसा क्षण ज़रूर आता है जब हम पुराने को छोड़कर नए जीवन में प्रवेश करते हैं, ऐसा पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना है। प्रवेश करते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि जब एक युग का अंत होता है और जब लंबे समय से किसी राष्ट्र की दबी हुई आत्मा फिर से उभर आती है, वो आवाज़ पाती है, कहीं किसी राष्ट्र में अलग अलग प्रकार की समस्याएं लगातार चलती आती हैं और जब वहाँ का समाज जागरूक होता है तो उस पर आवाज़ भी वो उठाते हैं। और ऐसा जो कीमती समय है इसमें भारत और उसके लोग सभी मानवता को समर्पित हैं और यही हमारे लिए बिल्कुल अच्छा है, ऐसा पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं। आज़ादी और सत्ता जिम्मेदारियां तो लाती हैं और भारत के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली इस संपन्न सभा के ऊपर अब जिम्मेदारी ये भी है कि वो एक ऐसे व्यवस्था को बनाएं जिसमें कि सब लोग शांतिपूर्ण तरीके से रह सके। आज़ादी के जन्म से पूर्व हमने पूरी पीड़ा झेली है और कहीं ना कहीं इस काम में हुए जितने भी दुख मिले हैं वो हमारे लिए ही थे और हमारा दिल उनसे भारी भी है। इसमें कुछ दर्द अभी भी बने हुए हैं, फिर भी इतिहास अब बीत चुका है और उससे सीख लेकर हम एक ऐसे सुनहरे भविष्य की कामना देख रहे हैं और कर रहे हैं। यह भविष्य बहुत आराम करने या सुस्ताने का नहीं
बल्कि उन वायदों को पूरा करने का है जिन पे कि हम लगातार प्रयास करें, जिन्हें हमने अक्सर किया है और एक शपथ हम आज भी लेंगे। भारत की सेवा करने का अर्थ दुख और परेशानियों में पड़े लाखों लोगों को सेवा करना है, लाखों लोगों का सेवा करना है। इसका अर्थ है कि इससे हम दरिद्रता को दूर करें, जो गलत चीज़ें हैं उसको दूर करें, अज्ञान और बीमारियों का, अवसर और असमानता, इन सभी चीज़ों को हम ख़त्म कर दें। साथ ही साथ हमारे युग की महानतम जो भी कामना है वो हर आँखों से झलके और सभी लोग एक दूसरे के आंसू पोंछने के लिए तैयार रहें। संभव है कि यह काम हमारे भर से पूरा न हो, पर जब तक लोगों की आंखों में आंसू है, कष्ट है, तब तक हमारा काम खत्म नहीं होता है। हम अपने थोड़े से प्रयास से हो सकता है कि पूरे अच्छे तरीके से लोगों की कष्ट को दूर ना कर सकें, लेकिन बहुत हद तक हम उनकी सहायता कर सकते हैं। और अगर किसी के आंख में आंसू है, कोई समानता और अलग अलग प्रकार की समस्याओं से जूझ रहा है, भेदभाव का शिकार बना है, तो कहीं ना कहीं हम जिस देश की कामना कर रहे हैं उस देश का निर्माण अभी भी नहीं किए हैं, ऐसा मेरा भी मानना है। जय हिंद।